हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा। आज आपकी संविधान की अगली क्लास होगी। तो आज हम लोग जैसा कि राष्ट्रपति अभी तक देख रहे थे, अभी राष्ट्रपति पूरा नहीं हुआ, राष्ट्रपति बहुत लंबा है, तो उसी के सेशन से बात करेंगे आगे, उसी का पार्ट आगे का होगा। तो जैसे कि यूपीएससी ज्ञानदायिनी में कहा जा रहा है कि जैसे करंट अफेयर की आज क्लास 2 घंटे से ऊपर की मैराथन ली गई थी, तो आप वो लोग शाम 7 बजे से 9:30 के आसपास तक ली गई, तो आप उसे भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा, आपको रिस्पांस अच्छा दिखेगा उसमें अगर आप उस क्लास को करेंगे। दूसरी बात ये कि आप लोग सबसे पहले सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, कमेंट भी किया करिए। जो भी आपको समस्या है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, उन्हें आप बताया करिए। और जो प्रश्न आपसे बीच में यहाँ पर पूछे जाते हैं उसे आप उत्तर जरूर दिया करिए। उससे आपका ही कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर हाई होगा। हर हालत में हाई होता है। जब कोई चीज़ आप लिखेंगे, अपने से लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ आपकी तैयार हो जाएगी। तो हम बात करेंगे आज, चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भाग 5 की, भाग पाँच में आपको था अनुच्छेद, मैंने बताया था 52 से 151 तक की बात हो रही थी अभी, ठीक है। भाग 5 में आपका था संघ। बस मोटा मोटा आपको बस रिवीजन 2 से 5 मिनट में करा देते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की यहाँ बात कर रहे थे हम लोग। इनका अनुच्छेद 52 से 61 तक दिया गया है पहले, और भी इनके काफ़ी अनुच्छेद हैं, परंतु यहाँ पर अभी सिर्फ आप 52 से 61 पढ़ेंगे, फिर 63 भी है, 62 भी है, हम बताएंगे कैसे कैसे हैं, लेकिन आप पहले 52 से 61 पढ़ेंगे। तो हम लोग इनकी एक ट्रिक बनाए थे, जो वो ट्रिक काफ़ी काम की है। उसे आप जैसे 2-3 बार पढ़ लिए होंगे तो आपको याद हो गई होगी। पकानी, कोका, द्वियो, दशम, ठीक है। तो ये ट्रिक बड़ी काम की है, इसे आप सबको याद होना चाहिए। इससे ना आपके जो अनुच्छेद हैं, जो 52 से 61 तक के अनुच्छेद हैं, उनको आप भूलेंगे नहीं। और ये 52 से 61 के अनुच्छेद जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। 10 अनुच्छेद आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किसकी बात कही गई थी? 52वें पद की, इसमें 53 में कार्यपालिका की, इसमें निर्वाचन की बात कही गई थी, आपके निर्वाचन की, इसमें सॉरी यहाँ पर 54 होगा, 54 में, 55 में कोटा की, आज यहीं से हम लोग बात करेंगे 55 की, 56 में कार्यकाल की बात कही गई है, 57 में कहा गया है, इनके 57 में किसकी बात कही गई है? 58 में योग्यता की बात कही गई है, 57। इसमें दशा बताई गई है, कैसे कैसे क्या है, इसमें शपथ, ओथ, इसमें महाभियोग, इसमें पुनर्निर्वाचन मतलब दोबारा चुनने की योग्यता बताया गया कि क्या दोबारा चुनने की योग्यता राष्ट्रपति की है भारत में कि नहीं है। तो इतनी बात आपको बताई गई थी। अब आज हम अनुच्छेद 54 का थोड़ा सा छूटा था, जो मैंने कहा था कि मैं इसको बताऊंगी। फिर उसके बाद हम लोग अनुच्छेद 55 शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 54 हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 54 निर्वाचन क्या है? आर्टिकल 54 में निर्वाचन की बात कही गई। बहुत ढेर सारी बातें इसमें बता चुके हैं हम, जैसे एकल संक्रमणी आप पद्धति, अनुपातिक पद्धति प्रणाली, तो मैंने उन पर चर्चा कर रखी है कि इनका निर्वाचन कैसे कैसे होता है और कौन कौन भाग लेता है। ये आप जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ लेना। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, 2 सदस्य, 12 सदस्य, ये भाग नहीं लेते और ये भाग लेते हैं। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना, बार बार ये प्रश्न। यहाँ पर निर्वाचित सदस्य लिख लेंगे आप, कौन से? निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर के भी विधानसभा के वोट आते हैं, ठीक है, इतना। अब दिल्ली, जैसे दिल्ली, अब कुछ लोग कहेंगे दिल्ली का क्यों, मतलब दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ से क्यों विधानसभा के वोट आते हैं, मतलब क्यों ये लोग निर्वाचक मंडल में जुड़ते हैं? ऐसा क्या है कि केवल यही 2 ही 3 हैं? तो बात ये पड़ गई कि ये दिल्ली है जो आपकी, और पांडुचेरी है यहाँ पर क्या होता है, और आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये क्या है? ये सारे केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे कि केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं। तो जैसे आपके पास मोटा मोटा आप मान लीजिएगा कि ये इंडिया का मैप है। मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक आपको यही बताती रही कि इंडिया का मैप आप ऐसे बना लें
चतुष्कोणीय मैप है इंडिया का। तो जैसे ये दिल्ली यहाँ पर पड़ेगी आपकी, ये दिल्ली है। अब पांडिचेरी आपकी यहाँ पड़ेगी, ठीक है। जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पड़ेगा। तो ये सब क्या है, ये सब केंद्र शासित प्रदेश है। परंतु यहाँ की विधानसभा तो निर्वाचक मंडल में भाग लेती है, बाकी क्यों नहीं लेती। तो जैसे यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार, यहाँ पर लक्षद्वीप है आपका, यहाँ पर दमन और दीव है। तो ये सब, यहाँ पर चंडीगढ़ भी आपका है। तो ये सब क्यों नहीं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या होने के कारण। और केंद्र शासित प्रदेश, मैं बात करूँ केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं और क्यों कहा जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत दूर दूर हैं, इन्हें भारत से जोड़ना बड़ा अनिवार्य है। जैसे जम्मू कश्मीर अभी तक था केंद्र शासित प्रदेश, मतलब पहले राज्य था तो फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो क्या इन्हें बहुत जोड़ना अनिवार्य था। अगर ये यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर अंडमान निकोबार में भी मुख्यमंत्री हों तो ये अपनी सरकार चलाएंगे। कुछ दिन बाद ये क्या होंगे, ये इतनी दूर है भारत से कि यहाँ पर दूसरे देश के, जैसे चीन है आपका, नेपाल और आपके पाकिस्तान, जैसे यहाँ के एरिया पे पाकिस्तान, तो ये सब क्या करेंगे, धीरे धीरे कब्जा करेंगे। कब्जा कैसे करेंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री, वहाँ के प्रधानमंत्री आएंगे, जो भी बड़े नेता होंगे वो लोग आकर इनको क्या करेंगे, लालच देंगे कि मैं आपको ये देता हूँ, मैं आपके यहाँ सड़क बनवा देता हूँ। तो इस तरह, तो यहाँ पर किसका अधिकार रहता है, तो यहाँ केंद्र सरकार रहती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा है, यूटी कहा जाता है, यूनियन टेरेटरी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर केंद्र सरकार, मतलब केंद्र सरकार का सारा कुछ छोटे मोटे कार्य यहाँ के उपराज्यपाल कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े फैसले या जो बड़े काम होते हैं वो कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, ठीक है। तो यहाँ अब दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचन मंडल में भाग क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पर ये लोग भाग लेते हैं। इतना आपको मोटा मोटा जानना था अनुच्छेद 54 के बारे में, मैंने बता रखा है सब कुछ। और मैंने कहा था कि हाँ एमएलए एमपी कैसे होते हैं, तो एमपी, पहले एमएलए जान लेते हैं। एमएलए, एक एमएलए बराबर कितने वोट होते हैं। वोट की बात हुई थी ना कि मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को 5 लाख 7 लाख वोट मिल जाते हैं, तो एक एमएलए का वोट ही एक नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं। जैसे किसी राज्य की जनसंख्या हो गई, फिर वहां के जितने एमएलए होते हैं। अब मान लीजिए कहाँ के एमएलए ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए राजस्थान के एमएलए हम ले लिए 250, फिर क्या होता है, गुणते हैं 1000 होता है, ठीक है। इतना हुआ, अब बराबर जितना आएगा उतना एक एमएलए की संख्या होगी, ठीक है। अब मान लीजिए मोटा मोटा कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, तो आप मान लेंगे कि राजस्थान की जनसंख्या वर्तमान में 10 करोड़ है। कितनी है, 10 करोड़। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितने हो गए, 10 करोड़ है। 10 करोड़ बटे 250, 250 क्या है, वहां के एमएलए हैं, 250 गुणे 1000, ठीक है, 1000। अब कितना आएगा, तो 3 जीरो तो ऐसे काट दीजिए, ये 3 जीरो कट गया, 1 जीरो इसका काट दीजिए तो ये कट गया, ठीक है। एक एमएलए की वैल्यू कितनी होगी, पहले वो निकाल दीजिए। 25 चौको 100, कितना आया, 400 आया, कितना आया, 400 आया। 25 चौको 100, तो यहाँ पर कितना है, 400। तो एक एमएलए की वैल्यू कितनी है, 400 है। कितनी है, 400 है। और है कितने एमएलए, 250। तो अभी इसमें क्या करना है, 250 का गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 3 जीरो तो आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे, एक ये 2 ये, और फिर 25 चौको 100, कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने पहुंच गए, लाखों में संख्या पहुंच गई आपकी। एक एमएलए की वैल्यू कितनी होती है, 1 लाख, ठीक है। एक ये मैंने मोटा मोटा आपको समझाया, बस आपको ऐसे समझना है। जैसे आप मैथ में a+b समझते हैं ना, a+b का होल स्क्वायर कितना होता है, उसी तरह आप इसको यहाँ पर समझ लीजिए। इसे मोटा मोटा रटना वटना नहीं है, बस समझना है कि ऐसे ऐसे ये संख्या निकाली जाती है। एक एमएलए बराबर कितना होगा, एक एमएलए कह रहे हैं, एक एमएलए बराबर 400 वोट हो, मतलब एक एमएलए की वैल्यू 400 की होती है, ठीक है ना। तो कितने, 250 एमएलए हैं वहां पर, तो कितना आया, 1 लाख। अब केवल राजस्थान से 1 लाख वोट आएगा, ठीक है। इस तरह आपको समझना है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में तो इतने समय वर्तमान में 20 करोड़ की जनसंख्या है, यहाँ के एमएलए कितने हैं, लगभग आप उनको निकाल कर सकते हैं। अब एमएलए की बात, एमपी आएंगे, एमएलए छोटे होते हैं, फिर अब एमपी की बात आएगी, तो एमपी भी निकाल लीजिएगा। इसी तरह एमपी की है, ठीक है ना। चलिए एमपी की बात, इसी सेम यही कंडीशन एमपी की लगेगी। एक एमपी बराबर कितना होता है, एक एमपी बराबर, आप जैसे एमपी निकालेंगे तो एक एमपी बराबर, जहां का निकालना है जिस राज्य का, तो टोटल एमपी बटे 1 एमपी, टोटल एमपी जितने होंगे बटे 1 एमपी गुणे 1000,
ठीक है, जितना आएगा उतनी वो आपके एमपी हो जाएंगे, एमपी नहीं एमएलए, एमएलए ठीक है, एमएलए बराबर 1 एमपी। ठीक, इस तरह इसको एक निकाल सकते हैं एमपी बराबर। ठीक है, अब आती है बात आर्टिकल 55 की, किसकी आएगी? आर्टिकल 55 की बात करते हैं हम लोग। आर्टिकल 55 में क्या दिया गया? कोटा। आर्टिकल 55 की बात कही गई कोटा, तो क्या उनका कोटा क्या होगा? आर्टिकल 55 में क्या होगा उनका, तो आप बता सकते हैं आर्टिकल 55 में क्या क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोटा की बात कही गई, यहाँ कोटा यहाँ कार्यकाल। ठीक है, तो कोटा में उनके क्या होगा? तो कोटा में सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, आर्टिकल 55 में ये बात कही गई कि 1971 की जनगणना के अनुसार ही 2026 तक क्या होंगे आपके? 2026 तक चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। कहा गया अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, ऐसा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले राज्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखकर किया गया है। अब कोटा कैसे होता है, चलिए कोटा की बात कर लेते हैं। तो कोटा कैसे पूरा करेंगे हम लोग? तो जैसे मान लीजिएगा 100 वोट मिले, कितने? 100 वोट। उम्मीदवार कितने खड़े हैं आपके? 2। 100 वोट प्लस 1, पहले ये था, मैं पहले वाली प्रकार, तो उम्मीदवार कितने होंगे? 50। मतलब कितने वोट? एक उम्मीदवार कितना वोट पाएगा? 50 और प्लस 1 तो 51। तो इस तरह क्या होगा? ये जीत जाएंगे, ये राष्ट्रपति आपके बन जाएंगे। परंतु अब क्या हुआ? अब थोड़ा सा बदलाव हुआ। जैसे आपके 100 वोट हैं, उम्मीदवार कितने हैं आपके? 4 खड़े हैं। उम्मीदवार आपके कितने खड़े हैं? 4 खड़े हैं। ये कोटा पूरा करना होगा। अब कहा गया कि इसमें भी एक जोड़े और प्लस 1 भी जोड़े, ये आपको याद करना है। ये नहीं, अब आप हमसे ये नहीं पूछ सकते आप यहाँ एक क्यों जोड़ी हैं, क्योंकि ये संविधान में बताया गया है, नई प्रक्रिया है। ठीक है, पहले तो वैसे होता था, परंतु वर्तमान में क्यों? क्योंकि इसको कम किया जाए। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको कम करने का प्रयास किया। तो अब यहाँ कितने हो गए? 5। अब यहाँ 5 हो गए तो कितना आएगा? 100/5 प्लस 1, तो आपका कितना आएगा यहाँ पर? 20। 20 बराबर 1 बराबर 21। तो अब कितना होगा? 21। जो 21 वोट पा जाएगा वो भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। ये कोटा पूरा करना रहेगा। अब मान लीजिए किसी राष्ट्रपति, 4 राष्ट्रपति उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद के लिए 4 उम्मीदवार खड़े हैं, तो उन्होंने 18, 19, 20 और 17 वोट पाए, तो कौन जीतेगा? क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन जीतेगा? तो आप बिल्कुल कहेंगे जो अधिक पाया वो जीत जाएगा। नहीं जीतेगा, क्योंकि इसने न्यूनतम कोटा तो पूरा ही नहीं किया। ये न्यूनतम कोटा इतना, तो ये जो जिसको जीतना है वो 21 कम से कम पाए। कम से कम कितने वोट पाए? 21 वोट पाए। ठीक है ना, 21 वोट पाएगा तब उसको वो कोटा पूरा होगा उसका। तो ये कोटे की बात कहाँ कही गई है? आपके अनुच्छेद 55 में कही गई। बहुत अच्छे से आपको ये पता है, ये सारी सिंपल बातों में जब बताया जा रहा है ना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज जल्दी आपको कहीं पर मिलेगी नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम आर्टिकल 56 की। क्या कहा गया है? योग्यता। आर्टिकल 56 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति जी की क्या क्या योग्यताएं होंगी। क्या क्या योग्यताओं की बात कही गई है? आर्टिकल 56 में क्या कहा गया है? योग्यता की बात कही गई है। आर्टिकल 56 में आपको क्या कहा गया है? योग्यता की बात कही गई है। आर्टिकल 56 कहाँ? आर्टिकल 56 में कार्यकाल की बात कही गई। किसकी? कार्यकाल की, सॉरी, मैं आर्टिकल 56 में कार्यकाल की बात कही गई है। ठीक है, अब भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। ठीक है, 5 वर्ष का होगा भारत के राष्ट्रपति का। जिस दिन से वो शपथ लेंगे उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक का होगा। परंतु क्या 5 वर्ष से पहले ये हटाया जा? हाँ, बिल्कुल हटाए जा सकते हैं। महाभियोग के द्वारा हटाए जा सकते, ये अपना त्याग पत्र दे दे तो हटाए जा सकते हैं, या इनकी मृत्यु हो जाए तो ये हट जाएंगे, अपनी अब मृत्यु हो गई तो हट जाए। लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि 6 माह मतलब 6 मंथ के अंदर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे भरना भी आवश्यक होता है। कितने? 6 माह के अंदर। हर हाल में राष्ट्रपति का पद भरना भी आवश्यक है आपका। कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर। ये बात कहाँ कही गई? आपके आर्टिकल 56 में कही गई। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से, जिस दिन पद ग्रहण करेगा उस दिन की तारीख से 5 वर्ष तक के
पद धारण करेगा। अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी वो अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहेगा। जब तक इसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है, जब जैसे चुनाव हो गए, अब चुनाव तो हो गए पर परिणाम नहीं आए, तो जब तक परिणाम नहीं आ जाते, जब तक ये व्यक्ति शपथ नहीं ले लेता, तब तक राष्ट्रपति जी अपने पद पर बने रहेंगे। ये क्या कहा जाता है, इनके कार्यकाल के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद कहा गया है, मैंने कहा जैसे 62 में इनके कार्यकाल को बढ़ाने और घटाने की भी बात कही गई, तो वो 62 की बात है। आर्टिकल 62 में इनके कार्यकाल को कहा गया है कि आर्टिकल 62 ये प्रावधान करता है कि अगले राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन पूर्व राष्ट्रपति के पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। ठीक है। आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन यथाशीघ्र और प्रत्येक स्थिति में 6 माह के अंदर, जैसे मैंने पहले ही बताया, 6 माह के अंदर इनका चुनाव हर हाल में इन्हें निर्वाचित करना आवश्यक होता है। ठीक है। 5 वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए पदभार ग्रहण करते हैं। ये जो है 5 वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए पदभार आपका क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है। इतनी बात कही गई आर्टिकल 56 में। कितनी बात कही गई, कार्यकाल की बात कही गई। सीधी सीधी सी बात है आपकी कि कार्यकाल में कहा गया है कि 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कही गई, तो कार्यकाल कितना है इनका, 5 वर्ष का है। और 62 में कहा गया है इनकी कार्यकाल की अवधि घटाई और बढ़ाई जा सकती है। ठीक है ना। इतना आप याद रखेंगे, थोड़ा सा मोटी चीजें आप याद रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब 57 में क्या कहा जाए, राष्ट्रपति का क्या यहाँ मतलब इसका मतलब दोबारा चुनेंगे, क्या राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, तो यहाँ पर लिखे 57 में कहा गया राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। ठीक है। राष्ट्रपति का हाँ, भारत में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। 35 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति, मतलब 35 वर्ष आयु रखी गई राष्ट्रपति की। अभी आएगा जब दशा में तो हम वह बताएंगे, 57 की बात हो रही है अभी कि दोबारा जो योग्यता में आएगा तो 35 वर्ष, कितनी 35 वर्ष। अब 5-5 साल के लिए चुनना है तो आप कितनी बार चुन सकते हैं, 35 से 40 हो, 40 से 45, 45 से 50। ठीक है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आप अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। कितनी बार, यूएसए में मैक्सिमम आप 2 टाइम्स केवल क्या बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है। क्या बन सकते हैं, प्रेसिडेंट 2 टाइम्स बन सकते हैं अमेरिका में। लेकिन आप अपने भारत में देखेंगे यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। आप जब तक निर्वाचित हो सकते हैं आप तब तक राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये बात आपके आर्टिकल 57 में खुद संविधान में कहा गया। परंतु संविधान इस विषय पर मौन है। संविधान कुछ नहीं बोला, सिर्फ 57 अनुच्छेद 57 बोल रहा है। संविधान ऐसे विषयों पर मौन है। संविधान में कुछ बोला ही नहीं है। क्या कहा, इस बारे में संविधान मौन है। अतः कोई व्यक्ति जब तक निर्वाचित होता रहे तब तक वो राष्ट्रपति बना रह सकता है। अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, इससे ज्यादा वहां पर राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ठीक है। अगली बात कही गई है, तो ये बात होती है आपके निर्वाचन की। अब आती है योग्यता की बात। किसकी बात आएगी, आपके राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति की योग्यताएं आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 58 में क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता की बात कही गई आर्टिकल 58 में। ठीक है। आर्टिकल 58 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति की योग्यता होनी चाहिए। आर्टिकल 58 में कहा गया राष्ट्रपति की योग्यता। तो इनकी योग्यता क्या क्या होंगी, तो इनकी योग्यता बताई गई है, भारत के नागरिक हों। अब विदेश का नागरिक आकर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। जैसे आपकी स्वतंत्रताएं जो थी, समता का जो अधिकार आपके थे, वहां पर भी बताया गया था कि कुछ अनुच्छेद सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। तो भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो। ठीक है। अगली बात कही गई कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो। लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो, तो लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो। अब यहाँ पर तो लोकसभा की बात कहेगी तो यहाँ पर तो 25 वर्ष ही माना गया है। आयु क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है। अब 25 वर्ष करके ही तो गए होंगे, तभी ना 35 वर्ष के हुए हैं।
ये मतलब ये बात तो एकदम यहाँ पर गलत लिखी गई है। भाई 25 वर्ष की आयु पूरी करके गए होंगे तभी ना यहाँ 35 वर्ष के हैं। तो मतलब ये अगर ये नहीं भी लाइन लिखते कि लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता, बस यही 2 ही 3 योग्यताएं होती, भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। ठीक है, ये बात कहाँ कही गई? आपके 57 में कही गई है। कहाँ पर कही गई? आपके 57 में कही गई है। दूसरी बात, आपके जो 54 है वहां पर देखो, मैं एक बात बताना, यहाँ पर जमानत राशि भी इनकी जमा होती है। जमानत राशि इनकी कितनी होती है? 15,000 रुपए। जमानत राशि 15,000 रुपए होती है। जो राष्ट्रपति के लिए खड़ा होगा तो यहाँ पर क्या होगा? जमानत राशि भी होती है। 15,000 उनको पहले कहाँ देना पड़ेगा? रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करना पड़ेगा। उनकी जमानत राशि अगर किसी भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार की, जो उम्मीदवार होते हैं, अगर उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती तो बड़ी शर्मसार की बात होती है वहां पर। क्यों? इसलिए क्योंकि कहा जाता है अगर आप टोटल संख्या में 1/6 मत पा गए, वोट पा गए हैं, तो आपकी जमानत राशि मतलब जब्त नहीं होगी, आपको वापस कर दी जाएगी। ये मतलब सिक्योरिटी रखी जाती है। क्या रखा जाता है? सिक्योरिटी रखा जाता है। कितना? 15,000 रुपए राष्ट्रपति के लिए। अलग अलग जगह अलग अलग राशि है, लेकिन वोटिंग पाने का जो है तो वो यही 1/6। अब मान लीजिएगा 60 वोट पड़े हैं, लेकिन हम जो उम्मीदवार है कम से कम उसे 1/6 वोट मिलना चाहिए, तो कम से कम उसे 10 लोग ऐसे हों जो चुने। 10 लोग कम से कम। अब राष्ट्रपति पद के लिए आप खड़े हैं तो कम से कम कितने हों? 10 लोग ऐसे हों जो आपको चुने, जो आपको चुनकर ले जाएं। अगर आप 10 वोट भी नहीं पाते तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। और ये बड़े शर्मसार की बात होती है कि आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हैं और आप वहां पर आपको 10 व्यक्ति भी चुनने के मतलब आपको नहीं चुने हैं, तो ये बहुत शर्म की बात होती है। इसलिए बहुत सोच समझ के खड़ा होना पड़ता है कि अब ऐसे तो नहीं, तो जैसे कहा गया है कि 35 कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, भारत का नागरिक हो, तो तमाम युवा हैं। अब 35 वर्ष की आयु के तो तमाम युवा भारत में करोड़ों भरे पड़े हैं। 135 करोड़ की जनसंख्या में न जाने कितने युवा ऐसे हैं, करोड़ों में हैं। परंतु यहाँ पर कुछ शर्तें हैं। सिर्फ इतना अगर होता तो हर रिक्शा चालक जो कुछ दिन में, हर किसान जो 35 वर्ष की आयु का है, या हर बेरोजगार जो 35 वर्ष की आयु का है और बेरोजगार बैठा है, तो वो यही कहता चलो कुछ दिन बाद हम लोग भी 35-30 साल में नौकरी नहीं पाए, 32 साल हो गए, 33 साल हो गए, चलिए 1 साल और बचा है, 34-35 साल पूरी करने के बाद चलिए राष्ट्रपति का चुनाव ही लड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है। ऐसे तो न जाने कितने लोग पहुंच जाएं कहाँ पर? संसद में, कि संसद में जगह ही ना बचे बैठने की। करोड़ों लोग जब एक साथ आपके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पहुंच जाएंगे, तो जो वोट देने जाएगा व्यक्ति, जो वोट देता है कि इनको भी देना है, इनको भी देना है, इनको, अगर एक करोड़ व्यक्ति केवल राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो जाएं, तो किसको किसको वोट देगा भाई? सबसे बड़ी समस्या तो वोट देने वाली आ जाएगी। मान लो खड़े तो हो गए कि 35 वर्ष की आयु हो, भारत का नागरिक हो, पढ़ा लिखा हो, पागल दिवालिया ना हो, तो आने वाले समय में तो हो सकता है हम भी हैं कि पढ़े लिखे भारत के नागरिक हैं, आने वाले अभी 8-9 साल बाद की 35 वर्ष की आयु भी हो जाएगी, और फिर उसके बाद लाभ के पद में भी नहीं है और पागल दिवालिया भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने का मौका मिले, तो भारत के तमाम युवा हैं, करोड़ों पड़े हैं, सब जाके संसद में कहेंगे कि हम राष्ट्रपति के लिए लड़ेंगे, हम लड़ेंगे भाई। तो ऐसा नहीं है। इसके लिए भी प्रावधान किया गया, वो हम कहाँ बताएंगे आपको? दशाओं में बताएंगे। ठीक है ना, क्या क्या दशाएं होनी चाहिए। तो क्या कहा गया है कि लोकसभा, ये आपकी क्या है? योग्यताएं हैं। योग्यताएं मतलब ये भारत के नागरिक या राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए। ठीक है ना, भारत के नागरिक मतलब जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा है, उसके पास होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो। चलो वो भी लाइन आपको यही बता देते हैं। कहते हैं 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हों। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हों। मतलब जैसे अब हम खड़े हैं तो संसद में आएगा क्या? आपका आएगा, आपके पार्लियामेंट में आएगा लोकसभा, राज्यसभा। तो अब हम जाके तो कहेंगे नहीं चुनाव आयोग से कि हम राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो रहे हैं और हमारा नाम लिख लो, बस अब हम खड़े हो गए। ऐसा नहीं है। हम नहीं कहेंगे। हमारे लिए यहाँ से राज्यसभा से या लोकसभा से क्या करेंगे? 50 प्रस्तावक जाएंगे, चाहे लोकसभा से केवल 50 चले जाए, चाहे राज्यसभा से 50 चले जाएं, या लोकसभा से 25 और राज्यसभा से 25 चले जाएं। कहाँ जाएंगे? निर्वाचन आयोग जाएंगे या निर्वाचक मंडल जाएंगे। ठीक है ना, या संसद के पास जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे? निर्वाचक मंडल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जो नेहा मैम है,
उनके लिए हम 50 लोग आए, 50 प्रस्ताव, मतलब हम उन्हें पास करते हैं, हम उन्हें पसंद करते हैं कि वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ी हों। ठीक है, आपको उदाहरण बता रहे हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए वो खड़ी हों, तो जब जाएंगे तो कहेंगे चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली गई, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो ये शर्त तो आपकी पूरी हो गई। लेकिन फिर अब ये 50 जो गए थे वो अनुमोदक के रूप में नहीं जा सकते हैं। क्या करेंगे, अब आपको फिर से या तो 50 लोकसभा से या 50 राज्यसभा से, कहीं से भी जाएं, चाहे इससे 10 जाए, इससे 40 जाए, चाहे इससे 10 जाए, इससे 40 जाए, लेकिन आपको 50 अनुमोदक मतलब अनुमति देने। अब जो प्रस्ताव तो पारित हो गया, मान लो हमारे नाम का प्रस्ताव पारित हो गया कि उम्मीदवार नेहा राष्ट्रपति के लिए खड़ी होंगी, लेकिन अब प्रस्ताव तो पारित हो गया, लेकिन अनुमति कहाँ मिली? तो इसके लिए 50 व्यक्ति और जाएंगे, कहाँ से? या तो राज्यसभा से या तो लोकसभा से। तो अब इतना करना हर किसी व्यक्ति, और ये मतलब ये जो प्रस्तावक और अनुमोदक है ये कौन है? ये आपके सांसद हैं। तो यहाँ तो 50 सांसद का नाम ही नहीं पता, एक दो सांसद के नाम के बाद बस हिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, कुछ पता ही नहीं होता है ना। तो अब 50-50 कहाँ से कोई ढूंढेगा? तो यहाँ से क्या होती है, वो जो संख्या जो करोड़ों में पहुंच जाती है ना, जो अभी तक 35 वर्ष की आयु का हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, इतनी शर्तें ना। तो इसके लिए अब ये जो शर्तें होती ये कोई नहीं पूरी कर पाता। ये कौन पूरी कर पाएगा? कोई नहीं पूरी कर पाता। यहाँ तक कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की जब मैंने बात बताई थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जब मैंने बात बताई थी कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेरा ये हाथ जोड़ना, ये सबसे वोट मांगना काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी मुखिया का चुनाव नहीं लड़ा, तो राष्ट्रपति तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने डायरेक्ट ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी से, प्रधानमंत्री जी से कहा था। परंतु वहां पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, हम प्रस्तावक, हम अनुमोदक सब कुछ यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति जी के लिए वहां से सब कुछ गए थे, मतलब प्रस्तावक चले गए आपके और अनुमोदक चले गए, तो पास हो गए कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। इनका नाम सुनना ही शायद सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मतलब गर्व की बात है कि बहुत बड़ी शख्सियत है, कि इनकी जैसी शख्सियत पाना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये बात होती है आपके, कहाँ की बात होगी? 58 में। 58 में क्या कहा गया? योग्यताएं। अब आप योग्यताएं देख लिए, अब आप क्या बात करेंगे? 59 की बात करेंगे। ठीक है ना, 59 में क्या कहा गया? आपके दशाएं बताई गई। आर्टिकल 59 में कहा गया है दशा मीन्स कंडीशन। दशा माने कंडीशन। इनकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वो, सबसे पहले क्या होना चाहिए इनकी? जैसे वो संसद के सदनों में से नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, वो क्या हो? पागल ना हो, वो क्या हो? दिवालिया ना हो, वो क्या ना हो? लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो, और इनकी जो जमानत राशि है वो 15,000 जमा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो कंडीशन दशा बताई गई और जो यहाँ पर योग्यताएं बताई गई, ये नहीं होनी चाहिए और योग्यताओं में होनी चाहिए। दोनों कंडीशन राष्ट्रपति जी के बारे में कही गई, सकारात्मक भी कही गई और नकारात्मक भी कही गई। देखिए कितनी अच्छी बात है। उन्होंने कहा पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, परंतु सोचिए कितनी बड़ी बात है, संसद में जैसे राज्यसभा और लोकसभा आती है, अगर वो राज्यसभा और लोकसभा या किस, पहले एक बात समझिए, पागल मतलब पागल हो, पागल तो आप जान ही रहेंगे, कुछ बोल ही ना पाए ना, कि कुछ बोल ही ना पाए, कि हम पूछ रहे हैं कि अनुच्छेद 79 में क्या है, तो आप कहेंगे 79 ये क्या है, मतलब 79 भी नहीं जान रहे हैं, मतलब पागल है तो आप पागल तो पागल। अब दिवालिया पागल और दिवालिया में अंतर है। पागल और दिवालिया, पागल का मतलब उसे कुछ नहीं पता, ठीक है, और दिवालिया का मतलब उसे पता होता है, लेकिन जैसे हमारी औकात नहीं है कि हम अभी वर्तमान में 5 लाख का लोन ले लें, हमारी औकात नहीं है कि हम 5 लाख का लोन ले लें। अब हमने किसी से 5 लाख का लोन ले लिया, मतलब उधार ले लिया, अब हम जब हमारे पास है ही नहीं तो हम उधार चुका ही नहीं पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, जब मांगने आएंगे तो हमारे पास 2 ही कंडीशन होंगी, या तो हमारे लोन को आप माफ कर दो या तो फिर आप उनको मार दो। ठीक है ना, तो इसे क्या कहते हैं, इसे दिवालिया कहते हैं, मतलब अपनी औकात से बढ़कर जो काम करना, उसे क्या कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। मतलब
अब कहेंगे तो यहाँ पर पागल दिवालिया से बात आ गई कि औकात से बढ़कर बात करना। तो क्या कभी गरीब व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? अब राष्ट्रपति बनने के लिए कोई शर्त थोड़ी ना कि आप गरीब हैं, आपके पास सिर्फ कितना पैसा हो, 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करने के लिए हो, और आपके संसद में 50 प्रस्तावक हो और 50 अनुमोदक हो, आप राष्ट्रपति के लिए बिल्कुल खड़े होइए। आपको किसने रोका कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होने जरूरी है तभी राष्ट्रपति बनेंगे? क्या जिनका मैं बार बार नाम लेती हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, क्या इनके पास बहुत पैसा था? नहीं था, लेकिन भारत के राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन बने। मतलब नाम सुनकर लोगों को गर्व होता है कि हाँ, हमारे देश में ऐसे ऐसे राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, तो क्या पागल दिवालिया ने, उन्होंने कभी, हमको लगता है आज तक किसी से 1 रुपया लोन ही नहीं लिया होगा। ऐसे ऐसे भी व्यक्ति हैं, उधार ही नहीं लिया होगा। लाभ के पद पर न हो, मतलब जैसे सरकारी टीचर न हो, सरकारी डॉक्टर न हो, सरकारी मास्टर न हो, सरकारी पद पर न हो, पुलिस न हो, अधिकारी न हो, कुछ न हो, लेकिन जो होता है ना, बहुत बड़ा होता है। लेकिन आप अगर किसी राज्य के राज्यपाल हैं तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आप सेवा दे रहे हैं। यहाँ जाएंगे तो इस्तीफा देकर जाएंगे। क्या देकर जाएंगे? पहले आपको इस्तीफा देना रहेगा। बहुत बड़ी बात, ये भेदभाव किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी राज्य के राज्यपाल हैं तो आप राष्ट्रपति के लिए खड़े भी हो जाएंगे, सारी शर्तें भी पूरी हो गई, लेकिन राज्यपाल से अभी इस्तीफा नहीं दिए। क्यों? कह रहे हैं कि ये सेवा का पद है, हम देश की सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ वाला व्यक्ति देश की सेवा नहीं कर रहा है, ये भेदभाव है। आप यहाँ से, अब मान लीजिएगा हम मास्टर हैं, हम सरकारी मास्टर हैं, और हमें पता है कि हम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक किसी तरह इकट्ठा कर लेंगे, तो अभी तो खड़े होने की ही बात हो रही ना। तो हमने यहाँ से इस्तीफा दे दिया, अब खड़े हो गए, और उसके बाद हम चुनाव नहीं जीत पाए, तो हमारी तो इधर से भी नौकरी गई और उधर से भी गया ना। तो हम नौकरी में वापस जा पाएंगे, फिर जाके घर में बैठ के बढ़िया क्या बनाएंगे, घंटी बजाएंगे फिर। लेकिन जैसे यहाँ क्या है, राज्यपाल हैं, अगर आप किसी राज्य के राज्यपाल हैं तो आप इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले राष्ट्रपति पद के लिए लड़िए, अगर आप जीत जाते हैं तब उसके बाद राज्यपाल पद का इस्तीफा आप दे सकते हैं। अगर आप नहीं जीतते हैं तो आप राज्यपाल बने रहेंगे। ये गलत बात है ना। मतलब अब आप क्या कर सकते हैं, मतलब समझाने के लिए तो ये बात कही जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, भेदभाव होता है। कहते हैं ये देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। या तो आप इनके साथ भी ये भी लागू कर दीजिए कि आप जीत जाते तो आप अपनी सरकारी नौकरी से बाद में इस्तीफा देना, अगर आप नहीं जीतते हैं तो वापस जाके आप अपनी नौकरी करना। परंतु ऐसा नहीं करते हैं। ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन इनको एक जैसे लगाना चाहिए ताकि आम जनता को भी लाभ हो। तो ये बात होती है आपके आर्टिकल 59 की। किसकी बात होती है? आर्टिकल 59 की। शायद आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आप अगर बुक से, बिना बुक के तो कुछ होने वाला नहीं है, तो इसलिए आप बुक जरूर पढ़ते रहें, टीचर के टच में रहें, इसलिए टीचर नाम दिया गया। टीचर के क्या रहें, टीचर के क्या रहें, टच में रहें। लेकिन सेल्फ स्टडी जो होती है ना, वही इंसान को कहाँ तक ले जाती है, सफलता तक ले जाती है। तो टीचर के टच में रहें, सेल्फ स्टडी से सफलता तक जाएं। टीचर के टच में रहें, टीचर की बात माने, टीचर के टच में रहें, लेकिन अपनी सेल्फ स्टडी आपको मोटा मोटा यहाँ बता दिया जाता है। लेकिन अब आप कहें पूरी बुक गाथा यहाँ पर, तो आपको वो अपनी बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं आर्टिकल 60 की या आर्टिकल 60 की। आर्टिकल 60, इसमें क्या बात कही, शपथ मतलब ओथ की बात कही गई इसमें 60 में। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाएंगे आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन दिलाएगा शपथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे। अगर ये नहीं है तो अभी तो कितने हैं, 33 + 1, मतलब वर्तमान में 34 लोग हैं। तो अगर ये नहीं है तो इनमें से जो वरिष्ठतम होगा वो दिलाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे अगर वरिष्ठतम नहीं है, अब मान लीजिए कि जो सबसे वरिष्ठ हैं, 5 लोग मान लीजिए वरिष्ठ हैं, अब ये कहीं चले गए हैं, घूमने चले गए हैं, ये 5 लोग घूमने चले गए, कहाँ, मान लीजिए लद्दाख घूमने चले गए, ठीक है ना। अब ये 5 लोग जो वरिष्ठ थे वो लद्दाख घूमने चले गए, तो अब कौन राष्ट्रपति को मतलब शपथ दिलाएगा? तो इनके बाद जो वरिष्ठतम बचे, अब ऐसा तो नहीं पूरे लोग घूमने ही चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट खाली पड़ी आराम से कि भारत का सर्वोच्च मतलब न्यायालय जो है वो खाली पड़ा, ऐसा नहीं है। तो कुछ जो लोग वहां उपस्थित रहेंगे, उनमें से जो वरिष्ठ होगा वो राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा आपका।
तो कहा गया राष्ट्रपति या कार्यवाहक पद ग्रहण से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध श्रेष्ठतम मतलब श्रेष्ठ न्यायाधीश के समक्ष संविधान और विधि की रक्षा तथा जनता की सेवा और कल्याण का शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। राष्ट्रपति के शपथ प्रारूप अनुच्छेद 60 में उल्लेखित किया गया है। उतनी कहानी गाथा पढ़ने की बात नहीं है, बस शपथ याद रखना है कि शपथ आपका ओथ किस में है, तो आर्टिकल 60 के अंतर्गत है। ठीक है, आर्टिकल 60 के अंतर्गत है। मैंने पूरी बात आपको बता दी। आगे बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 61 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 61 की बात करते हैं। इसमें क्या है? महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना इतना आसान नहीं है जितना आसान यहाँ लिख और याद कर लेते हैं हम लोग। इतना आसान राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना नहीं है। चलिए, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार आप सुन लें, फिर हम आपको अपनी भाषा में समझा देंगे। ठीक है, चलिए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल और केवल संविधान के उल्लंघन पर ही लगाया जा सकता है। अगर वो संविधान का उल्लंघन कर दें तो उन पर क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर, आर्टिकल 61 के अंतर्गत। ठीक है, अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन का अर्थ है कि राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सलाह न मानी हो। महाभियोग लगाने के लिए जैसे राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानी, क्योंकि संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति संविधान मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे। ठीक है, तो लिखा न मानी हो तो महाभियोग लगाने के लिए उस सदन के 1/4 सदस्यों की पूर्ण सहमत जरूरी होगी जो आरोप लगा रहा है। उस सदन, जैसे लोकसभा सदन है, लोकसभा आपका लगा रहा है कि हम महाभियोग तो 1/4 सदस्यों की पूर्ण सहमति होनी चाहिए। ठीक है, अगला है 14 दिन की पूर्व सूचना भी देनी होगी। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। कितने दिन? 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी कि हम आप पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे हैं। क्यों देनी होगी वो भी जानिए। 14 दिन की पूर्व सूचना भी देनी होगी। जो सदन आरोप लगा रहा है, जैसे लोकसभा आरोप लगा रहा है, उसे आरोप लगाने वाला सदन कहेंगे। दूसरा सदन न्यायालय की तरह इस आरोप की सुनवाई करेगा। जैसे लोकसभा आपका आरोप लगा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? आरोप कहेंगे कि आरोप लगाने वाला सदन कहेंगे। और जैसे राज्यसभा है तो वो सुनवाई करेगा। कैसे सुनवाई करेगा? दौरान न्यायालय की तरह सुनवाई करेगा। ठीक है, न्यायालय की तरह सुनवाई करने आरोप की सुनवाई करेगा। इस दौरान राष्ट्रपति अपने वकील के द्वारा अपना पक्ष रखा सकते हैं। जैसे लोकसभा ने क्या किया? आरोप लगाया और राज्यसभा इस पर क्या कर रही? बहस कर रही है, न्यायालय की तरह प्रश्न कर रही है कि कब उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया, क्या किया, इस तरह के प्रश्न करेगी। फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे? प्रेसिडेंट यहाँ पर अपने वकील से अपने प्रश्न रखा सकते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति अपने वकील के द्वारा अपना पक्ष रखा सकते हैं, अपना पक्ष या प्रश्न अपने रखा सकते हैं। यदि सुनवाई के दौरान आरोप सही पाया जाता है तो संसद के दोनों सदन कुल सदस्य संख्या के 2/3 मतलब 2/3 बहुमत से इस आरोप को सिद्ध कर देंगे। ऐसे में राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये बात याद रखेंगे, पहले 1/4 और फिर 2/3। इस तरह राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? एक अर्ध न्यायिक। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि महाभियोग किस तरह की प्रक्रिया है, तो क्या बताएंगे आप लोग? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ के आना। कल जब मैं क्लास शाम वाली लूंगी तो उस पर यहाँ से प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है? राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 52 से 61 10 अनुच्छेद थे वो आपके यहीं से समाप्त होते हैं। अगला 1-2 प्रश्न कर लेते हैं। जैसे कहा गया है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61 ए और बी दोनों या केवल बी के अंतर्गत। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61 या ए और बी दोनों या अनुच्छेद बी के अंतर्गत, केवल 61 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। क्या कोई बता सकता है? क्या कोई ये बता सकता है? प्रश्न है। तो आपके ए और बी अनुच्छेद 56 के द्वारा भी 52, 53, 54, 55, 56 कार्यकाल जो होता है उसके दौरान भी आप महाभियोग लगा सकते हैं। उसमें भी कहा गया है कि आप अनुच्छेद 56 के द्वारा भी महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा, अगर विरुद्ध पूछे राष्ट्रपति के विरुद्ध किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत महाभियोग लगाया जा सकता है, तो 56 और 61 दोनों बताएंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा। बिल्कुल
सिंपल लाइन में समझेंगे और राष्ट्रपति आपका खल्लास हो जाएगा तुरंत, ठीक है ना। 56 के द्वारा 56 के विरुद्ध और क्या 61 के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध राष्ट्रपति के क्या लगाया था, महाभियोग लगाया जा सकता है आपका। ठीक, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने प्रयास किया है। मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा वो भी बता देंगे। जैसे मैंने बताया किसी राज्य के एक एमएलए का मैंने बताया था राज्य की कुल जनसंख्या और फिर विधानसभा में एमएलए की संख्या जो निर्वाचित संख्या गुणे 1000, ठीक है ना, वो भी मैंने बता दिया है। हाँ, तो ये हुई आपकी राष्ट्रपति की क्लास। अकेले चिल्लाते चिल्लाते दिमाग ठंडा हो जाता है। चलिए, और ये आपके अनुच्छेद 61 तक की बात मैंने कर ली। इसके आगे कुछ और चर्चा पर्चा है। अभी आपका राष्ट्रपति ही नहीं समाप्त हुआ, अभी राष्ट्रपति और है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे, लेकिन अगली क्लास में, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। राष्ट्रपति आप अच्छे से देखिए, अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए, जो जिसे आप चाहते हैं या जो आपको चाहता है सबका ध्यान रखिए। अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, अपने आसपास पड़ोस में सबका ध्यान, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। और इसी तरह आप सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखे रहिए, अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई को धार देते रहिएगा। और कमेंट करके जरूर बताना आप सब लोग कि आपको क्लास कैसी लगती है, अच्छी लगती है, गंदी लगती है, बुरी लगती है, क्या समझ में नहीं आता। जो समझ में नहीं आता उसे भी कमेंट करके आप लोग बताएं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में बहुत ही जल्द मिलते हैं और कुछ नया लेकर मिलते हैं। नया का मतलब इसके आगे का ही लाएंगे, नया क्या इसी के आगे का लाएंगे। अब अनुच्छेद 61 तक की बात हो गई, तो आगे मिलते हैं, फिर उसके बाद आगे मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि और जय हिंद, जय भारत।